एक ऐसी शख्सियत का मैं आज बात करने वाला हूं जिन्होंने 1.5 दशक लगभग पत्रकारिता जगत में एक सामाजिक सरोकार के साथ काम किया और उन्हें वर्ष 2017 में बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड से सम्मानित किया गया था दुबई के राजा के द्वारा। ऐसे शख्सियत जो पत्रकारिता के बाद अब समाज के बीच जिन्होंने ये कई पनपते हुए जो राजनीति की गंदगी हैं उनको दूर करने के लिए जो उन्होंने कस्में खाई हैं, वो कितना कारगर होगा। निमेश शुक्ला जी निमेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीवी लाइव में। जी धन्यवाद। पत्रकारिता और अब नेतागिरी। नेतागिरी तो मैं इसे नहीं कहूँगा, मैं उसी का एक्सटेंशन मानता हूँ। पत्रकारिता भी समाज सरोकार की चीज़ है और हमने जब भी पत्रकारिता की तो उसमें यह ध्यान रखा कि इसमें समाज सबसे पहले आए, नेशन सबसे पहले आए, राज्य सबसे पहले आए। तो उसी सरोकार को आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक क्षेत्र में भी हैं और पत्रकार रहते हुए जो कार्य किए वो अब सामाजिक संगठनों में आकर और उस तरीके से कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और व्यापकता में लोगों का समाज का फ़ायदा हो सके। आप पार्टी के फाउंडर हैं, बिहार उपाध्यक्ष हैं, जनमत पार्टी का आपने बनाया है, तो जनमत की आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, मैं जनमत पार्टी का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूं और जनमत, जैसा कि आप नाम से ही लग रहा है, ये जनता का मत है। ये एक ऐसी पार्टी है जहां जनता के लिए स्पेस है कि आप चाहें तो आप यहां पर आकर और अच्छे लोग राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसा हो गया है कि अच्छे लोग राजनीति को ख़राब चीज़ समझते हैं। ये चीज़ खराब इसलिए है कि अच्छे लोग इसमें आ ही नहीं रहे हैं और जो आ रहे हैं तो जीतना और चुनना उन्हीं में से है, तो लोगों के पास विकल्प ही नहीं होता है। मतलब आप करें कि जनमत एक विकल्प लेकर के आया बिहार के लिए। जी। तो कैसा विकल्प आप क्या देंगे बिहार के लोगों के लिए? बिहार में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बाढ़ है, कोरोना है, तो आप कहाँ पाते हैं जनमत को? वहाँ देखिए, हम लोग शुरू से, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ और सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, मैंने खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी की और इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अधिकांश समस्याओं की जो जड़ में जो बातें होती हैं ना, वो अशिक्षा होती है। यदि आप अशिक्षित हैं तो आप बेरोजगार रहेंगे, यदि आप अशिक्षित हैं तो आप गरीब रहेंगे, यदि आप अशिक्षित हैं तो लड़ाई झगड़े या आतंकवाद में आप जा सकते हैं, सांप्रदायिकता में कर सकते हैं। शिक्षा बहुत सारी चीज़ों का निदान है और चूँकि बिहार पूरे भारत में, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर, कि सबसे कम साक्षर राज्य है, तो यह समस्या की जड़ में है और इसी पर मुझे चोट करना है। तो इतने दिन आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 15 साल, मैं अगर हाल की बात करूं, 15 साल लालू राबड़ी राज और 15 साल नीतीश कुमार जो कई सुशासन की सरकार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं साक्षरता दर इतना फिर भी क्यों कम रहा? देखिए, लालू जी पे तो मैं आदरणीय हैं, उनको मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक दृष्टांत है कि उनके दो बेटे हैं और दोनों में से कोई भी कहा जाए तो ढंग से मैट्रिक या इंटर नहीं पास कर पाया, जबकि जिस खानदान में दो मुख्यमंत्री रहे हों, और वो क्यों नहीं कर पाए, तो शिक्षा के प्रति उनकी सोच को सहज समझा जा सकता है। नीतीश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुलझे रहे और शुरुआती दौर में इन्होंने बेहतर काम भी किया, लोगों ने इनको इसीलिए सुशासन बाबू कहा भी। लेकिन इनसे जो जनता नाराज़ है, आज रुष्ट चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। 38 जिले में 38 फैक्ट्री भी नीतीश कुमार अपने 3 कार्यकाल में नहीं खुलवा पाए, यह उनकी बहुत बड़ी विफलता है और शायद तमाम अच्छे प्रयासों के बावजूद ऐसा वो क्यों नहीं कर पाए, मेरे समझ से परे है। आप ने 2019 में लोकसभा सीट, जो कि पटना साहिब का सबसे हॉट सीट माना जाता था, उसको आपने चुनाव लड़ा, तीसरे पायदान पे आप रहे। तो वहाँ से अनुभव के बाद आपने क्या सोचा कि फिर एक पार्टी की नींव रखी जाए और 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए? ये कैसे मन में आया, कैसे लोगों को आपने जोड़ना चाहा और कैसे कैसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? यह कोई महत्वाकांक्षी सफ़र नहीं है। दरअसल क्या है कि जब मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो यह एक दिन की बात नहीं थी। मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था, यदि तब की डायरी आप मेरी देखेंगे तो मैंने लिखा है उसमें, जब मैं कक्षा 7 में था, कि मुझे इस देश की राजनीति में आना है और उसके लिए एक प्रेरक वाक्य है कि इफ़ गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू कम इनटू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न्ड बाय बैड पीपल, एंड इफ़ वी आर नॉट विलिंग टू कम इनटू पॉलिटिक्स, that is the state of our state right now. Good people are not willing and not coming, that's why they are getting governed by bad elements. इसलिए मेरा मानना है कि हम जब शुरुआत किए तो लोगों ने शुरू में तो हल्के में लेते ही हैं लोग, नई चीज़ को उपहास का पात्र बनना पड़ता है और वही उपहास बाद में इतिहास बनता है। नहीं, आपने जब पत्रकार रहे हैं, कई बड़े बड़े मंत्रियों का, नेताओं का आपने इंटरव्यू किया है, तो ऐसा कभी आपको लगा था कि उस दौरान की अभी आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है? जी, ऐसे तो कभी ये नहीं रही, लेकिन मुझे लगता था कि कभी ना कभी मैं पर्दे को उस पार भी जाऊंगा और जब भी मैं इंटरव्यू लिया करता था तो मैं संजीदा सवाल करता था।
अभी हाल फिलहाल में हमारे आदरणीय रघुवंश बाबू नहीं रहे, मैंने उनका इंटरव्यू दिल्ली में किया था और मुझे ध्यान है कि इंटरव्यू करते समय ही लगा कि आज एक अच्छे बेहतरीन नेता से मुलाकात हुई है। वैसे नेताओं की आज बिहार को तलाश है और हम लोग एक विकल्प देने के प्रयास कर रहे हैं। सर, आप आरा के बरहारा सीट से नॉमिनेशन करने वाले हैं जनमत पार्टी से। आपको क्या लगता है कि बरहारा में अभी जो वर्तमान में राजद के सरोज यादव हैं, ऐसी कई चीज़ें वहाँ पर क्या क्या अपेक्षित लग रहा है कि जो होना चाहिए था वो जनमत से अगर आपको लोग वहाँ पर चुनते हैं, अवसर देते हैं, तो आप उसको करने में सफल हो जाएंगे? जी, व्यक्तिवादी टिप्पणी तो मैं नहीं करता और व्यक्ति हमेशा ही मतलब विचार से बड़ा नहीं होता है, संस्था से बड़ा नहीं होता। जो बड़हरा की बात है, मुझे जो करने की सबसे अधिक वहाँ ज़रूरत लगती है कि गांव के गांव खाली हैं। आप जाइएगा तो गांव में बुजुर्ग दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, लाचार लोग दिखते हैं और वो लोग दिखते हैं जिनके पास कोई उपाय नहीं है। युवा नहीं दिखता है, जोश नहीं दिखता है, थकावट भरे चेहरे दिखते हैं और इसका कारण है बेरोज़गारी। गांव में यदि आप आसपास में रोज़गार के अवसर नहीं दे पाएंगे तो लड़के बाहर ही जाएंगे और यही कारण था कि बिहार आने वाले मज़दूरों की कतार सबसे लंबी हो गई थी और लोग बिहार को गाली देने लगे थे। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था और बिहार अपने बेरोज़गारों से लड़ रहा था और उन्हें कई बार नकारने के लेवल तक इनकार भी कर रहा था। तो गलती उनकी नहीं है, गलती उन 15 और 15 साल जोड़ लिया जाए 30 साल में उन सरकारों की है जिन्होंने मज़दूरों को जनसेवा में, जनसाधारण में, गरीब रथ में भर भर के बाहर भेजा और उनके लिए यहाँ रोज़गार के अवसर सृजन नहीं किया। बड़हरा की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि यदि हम किसी भी रूप में सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो यहाँ रोज़गार के इतने अवसर सृजन करेंगे कि लोग यहाँ बाहर से नौकरी करने आएंगे। आपको नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरा वादा है, मैं जीतूँ या हारूँ, बड़हरा में 5-10 फैक्ट्रियाँ मैं खुलवा कर रहूँ। सर, मेरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आपका जो पार्टी की जो रोड मैप होगी, अगर आप बहुमत में आते हैं या फिर आप ऐसे कुछ सीटें लाते हैं जिससे कि सरकार बनाने के, किसी को भी सरकार बनाने के उसमें जा पाएँ, तो आपका क्या रोड मैप होगा? आप किन चीज़ों को लेकर क्या उद्देश्य क्या हो आपका आने का? मेरा उद्देश्य वही है, जैसे हम यदि यहाँ पटना में, दिल्ली में जाके हमारे टीचर्स IITN पैदा कर सकते हैं, IIM पैदा कर सकते हैं और पढ़ने वाले भी बिहारी, पढ़ाने वाले भी बिहारी, तो क्या वो व्यवस्था यहाँ नहीं बन सकती है? हम यहीं पढ़ाएंगे तो हम आपको निरक्षर नहीं, साक्षर ही नहीं, इंटरनेशनल क्वालिटी का एजुकेशन देंगे, इसका वादा है। वह भी निःशुल्क देंगे। जैसे प्राइमरी स्कूल और IIT में क्या फ़र्क है? दोनों सरकारी संस्थान हैं, लेकिन दोनों का क्वालिटी एक नहीं है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसकी क्वालिटी को एक करें और जो कोचिंग संस्थान हैं वो यहाँ पर फ्लरिश करें ताकि यहाँ से IAS, PCS, IAM निकलें। हमारे घरों से, हमारे गाँवों से जो इक्का दुक्का निकलते हैं और खबरें बनती हैं, वह चीज़ जो है हम चाहेंगे कि बाहुल्य में हो, बहुतायत में हो और सब जगह हो। एक तो ये बात। दूसरी, रोज़गार के अवसर सृजन करना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, कुक्कुट पालन उद्योग को, ऐसे कई सारे जो गृह कार्य वाले जो उद्योग हैं जिनमें कि देसी सामानों का और प्रयोग होता है, उन सब का हम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि एक पत्रकार रहते हुए मेरे ऐसे परिचय हैं, ऐसे लोगों से जान पहचान है जिनको मैंने पहले ही बोल रखा है, मैं जीतूँ या हारूँ, मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और यहाँ पर आपके लिए स्पेस क्रिएट करूँगा। इतना तो जनता के सहयोग से पिछले चुनाव में जो मेरा प्रदर्शन रहा, उससे ऐसा लोग अब मेरे साथ आ रहे हैं और मेरी बातों पर उन्हें पूरा भरोसा। तो मैंने कई सारा इंटरव्यू मैंने पढ़ा है, देखा है, ये चुनावी जुमले तो नहीं होंगे? क्योंकि आपने भी मंत्रियों से पूछा है, नेताओं से पूछा है चुनाव जुमले, तो चुनाव जुमले तो साबित नहीं होंगे? दरअसल शंकर जी, ऐसा है कि जब कोई मंत्री या कोई नेता कोई कार्य करता है तो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार में जो पैसा होता है वही लगाया जाता है, क्योंकि वो जनता के पैसे होते हैं, वो टैक्स होता है। यदि नीतीश कुमार या कोई मंत्री, हम केवल उनकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी यदि देते हैं तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हमने दिया, क्योंकि वो टैक्स पेड मनी है। उससे आप रोड बना रहे हैं, बिजली कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे जैसा समाजसेवी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह हमेशा वो अपने पॉकेट से, अपने श्रम से और अपने आयोजनों से करता है। तो अब तक आप यदि मेरा इतिहास देखेंगे तो चाहे बाढ़ हो, अपने सीमित शक्ति और संसाधन में मैंने बार बार सेवा करने का प्रयास किया और आगे भी करता रहूँगा। पर्यावरण के लिए हमने लाखों पेड़ लगाने की मुहिम चला रखी है, जो आगे भी करते रहेंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं और आसानी से जाने वाले भी नहीं हैं। कोरोना काल में ये जो चुनाव हो रहा है, कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए या फिर अन्य दलों के लिए, कितना चैलेंजिंग होगा? सबसे पहले तो जिन लोगों और उन परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है जिन्होंने इस दुख के समय में
कुछ अपनों को खोया है और कई लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और संविधान के मध्य जो संघर्ष चला चुनाव को लेकर वो भी मैंने देखा और कहीं न कहीं यह लगा कि चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक कुछ मर्यादाएं रही होंगी, कुछ चीज़ें रही होंगी जिसके चलते सरकार करवा रही है चुनाव। और वंस एक बार ये हो गया कि चुनाव होगा तो सावधानी सबसे अधिक ज़रूरी है, लेकिन सहभागिता भी ज़रूरी है। तो सावधानी के साथ सहभागिता, यह मेरा आपको के लिए कॉल। नहीं, चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया कि पहले उन्होंने कहा था कि वर्चुअल रैलियां होंगी, 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, दूरी मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अब ये उनका कहना है कि नहीं, वर्चुअल भी होगा और एक्चुअल भी होगा। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना से बचाव हो सकता है इससे? चुनाव आयोग ने जिस दिन घोषणा की उस दिन सारे क्या क्या लेना चाहिए सावधानियाँ वो बताया था। और यदि चुनाव आयोग ने ऐसी घोषणा की है जिसको मैंने डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है, तो उसमें भी सावधानी के तत्व जरूर होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लास्ट में हमारा एक प्रश्न है, आप बरहारा की जनता को क्या देंगे? मैं वही फिर से दोहराऊंगा कि मैं बरहारा की जनता को सबसे पहले तो उनको यह भरोसा दूंगा कि वो वहीं पर रहकर आगे बढ़ सकते हैं, वहीं पर फ्लरिश कर सकते हैं, वहीं पर वो अपना एक मुकाम बना सकते हैं। ब्राइट बरहारा, ब्राइट बिहार, ब्राइटर इंडिया, यह मेरा स्लोगन होगा। आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निमेश जी। तो ये थे निमेश शुक्ला, जो जनमत पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि ये बरहारा को इस तरीके से बनाएंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा होगी, अन्य राज्यों और जिलों के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक होगा। अब ये देखना होगा कि बरहारा की जनता इनको कितना मत देती है, वहाँ की जनता कितने इनको अपने सिर आंखों पर बैठाने का काम करती है, ये तो आने वाला 10 नवंबर का चुनाव परिणाम ही बताएगा। सहयोगी देव के साथ शंकर यादव, DV लाइव, बरहारा, आरा।